ओके बच्चों, वेलकम बैक। सबसे पहले बेटा हम लोग का नया साल में पहला लेक्चर हो रहा है। आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि पिछला साल जो हम लोगों का है कि बुरी यादें या जो भी उसका खतरा है जल्द से जल्द दूर हो और हम लोग आगे बढ़ें। और एक कामना और है बेटा कि कम से कम रोजगार के क्षेत्र में देश में अवसर बढ़े। जब देश में जो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो मानी बात है बेटा कि आप लोग के चांसेस बढ़ेंगे, आप लोग को जॉब मिलेगी तो मानी बात है कि कोचिंग का भी भविष्य रहेगा। तो अनएम्प्लॉयड की प्रॉब्लम आप लोगों के लिए है और कहीं ना कहीं सब लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो आइए हम लोग लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने गैस टरबाइन शुरू किया है। इस गैस टरबाइन में बेसिकली हमने आपको बताया कि हम क्या पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं ब्रेटॉन साइकिल। हम लोग ब्रेटॉन साइकिल की स्टडी कर रहे हैं। ब्रेटॉन साइकिल को हम दो और नाम से भी जानते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं ब्रेटॉन साइकिल या जूल साइकिल। अब ब्रेटॉन साइकिल या जूल साइकिल में हम लोग करते क्या है, मानी बात है कि गैस टरबाइन क्या है। गैस टरबाइन बेसिकली बेटा एक प्लस डब्ल्यू डिवाइस है जो थर्मोडायनेमिक साइकिल पे काम करती है। उस थर्मोडायनेमिक साइकिल पे ब्रेटॉन साइकिल। अब अगर ये थर्मोडायनेमिक साइकिल है तो मानी बात है कुछ प्रोसेसेस को मिलकर बनी होगी। तो कल हम लोगों ने देखा है कि ब्रेटॉन साइकिल में दो आइसोबेरिक प्रोसेस होते हैं और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। और इसमें जो हीट ऐड होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है और जो हीट रिजेक्ट होती है वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। कहने का मतलब जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। इसीलिए इसको कभी कभी हम लोग कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहते हैं। और चूंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड होती है तो कंटिन्यूअस कंबशन साइकिल भी कहते हैं। इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब बेटा हम लोगों ने जो ये पढ़ी है, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। देखिए पीछे हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये है हम लोगों की ब्लॉक डायग्राम। इसका गैस टरबाइन प्लांट का ब्लॉक डायग्राम। मुख्य रूप से चार कंपोनेंट हैं, कंप्रेसर, कंबस्टन चैम्बर, टरबाइन और आफ्टर कूलर। अगर ये क्लोज साइकिल है तो वापस जाएगा, ओपन साइकिल है तो एटमॉस्फेयर में जाएगा। अब ये देखिए हमारे दो आइसोबेरिक हैं, ये हाई प्रेशर वाला, ये लो प्रेशर वाला। यहां पे टीएस डायग्राम में देखिए ये हाई प्रेशर वाला और ये लो प्रेशर वाला। और दो ये आइसेंट्रोपिक हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है बेटा ये क्या है, आइसेंट्रोपिक है। यहां पे कैसा है, ये है, ये एक्सपेंशन है, ये कंप्रेशन। अब हम लोगों ने कल इस कंप्रेसर में क्या होता है प्रोसेस, सर इस कंप्रेसर में होता है 1-2 में कंप्रेसर में होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इस दौरान प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है, हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर में क्या होता है, इंथैल्पी, एंट्रोपी और इंटर एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देखी। और कल हम लोगों ने बेटा इन चारों को नाम दिया है और इन चारों को नाम देने के बाद इस टेबल को कंप्लीट भरा था। इतना आपके दिमाग में है। अब हम लोग इसी से आगे बढ़ना चाहते हैं। सच बात यह है बेटा कि हम लोग इस साइकिल की स्टडी कर क्यों रहे हैं। इस साइकिल की स्टडी हम लोग कर रहे हैं इसके परफॉर्मेंस को जानने के लिए कि भाई आखिर ये जो साइकिल है, इस साइकिल का जो परफॉर्मेंस है उसको हम कैसे नापेंगे। कोई हमारे पास सूत्र वगैरह होने चाहिए, वरना कैसे मालूम चलेगा ये गैस टरबाइन अच्छी है, ये गैस टरबाइन खराब है, ये गैस टरबाइन बीच की है। उसकी शक्ल सूरत देख के थोड़ी बता पाएंगे, उसके कुछ फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे जिसके आधार पर हम कह पाएंगे कि गैस। तो अब जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं गैस टरबाइन की, तो इसके परफॉर्मेंस को नापने के लिए दो चीजें देखी जाती हैं। एक देखी जाती है थर्मल एफिशिएंसी और दूसरा देखा जाता है वर्क रेशियो। इसका मतलब अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा दो पैरामीटर्स की या दो चीजों की। एक को बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी, तो ईटा का मतलब एफिशिएंसी, टी का मतलब थर्मल। वर्क रेशियो, आर का मतलब रेशियो, डब्ल्यू का मतलब वर्क। अब ये थर्मल एफिशिएंसी और वर्क रेशियो क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, निकालने के बाद क्या सूत्र आता है, उस सूत्र में कौन कौन सी चीजें होती हैं, बढ़ते हैं। तो आइए एक तरह से हम लोग साइकिल को समझ चुके हैं, कंपोनेंट डायग्राम समझ चुके हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं, इन कंपोनेंट में हो रहे जो प्रोसेसेस हैं उनको नाम दे चुके हैं और उस नाम के हिसाब से उनको पीवी और टीएस डायग्राम पे ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम लोग इस पीवी टीएस पे डायग्राम पे ड्रॉ करने के बाद प्रत्येक प्रोसेस में वर्किंग मीडियम या जो हमारा कार्यकारी माध्यम है उसकी विभिन्न प्रॉपर्टीज, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी
और हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन भी कर चुके। अब हम इस ब्रेटॉन साइकिल की, या दूसरा नाम क्या है, जूल साइकिल की परफॉर्मेंस पैरामीटर को निकालना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब बेटा परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या होते हैं? परफॉर्मेंस पैरामीटर हमने आपको बताया कि परफॉर्मेंस पैरामीटर हमारे दो हैं। एक बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी, जिसको हमने बोला ईटा टी, थर्मल एफिशिएंसी, और दूसरे को बोलते हैं वर्क रेशियो, आर से रेशियो, डब्ल्यू से वर्क। अब बेटा देखिए, कोई भी हीट इंजन है, कोई भी हीट इंजन है, वो किस प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का हो सकता है, आईसी इंजन या ईसी इंजन। अब ये फिर दो प्रकार के हो सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। अब इनमें से कोई भी हो, पीछे देख चुके हैं हम लोग, कोई भी हीट इंजन है वो किसको पालन करेगा? वो केल्विन मैक्स प्लैंक के नियम को पालन करेगा। अब अगर केल्विन मैक्स प्लैंक के नियम को पालन करेगा और प्लस डब्ल्यू डिवाइस होगा, वर्क देगा, तो उसकी हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी बराबर होता है, एक बार हम इसको मिटा देते हैं, फिर से पूरा दिखाते हैं। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है सर? एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। किसी भी हीट इंजन का आउटपुट क्या है? उसके द्वारा मिला हुआ कार्य, और इनपुट क्या है? उसको जो हीट एनर्जी दी गई है। हम अपनी इस गैस टरबाइन साइकिल की, या कह लीजिए ब्रेटॉन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी बराबर आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट क्या है? इससे जो मैकेनिकल वर्क मिला, मैकेनिकल वर्क तो ऊर्जा का ही एक रूप है, तो पॉकेट में तो मिलेगा नहीं, आपने हीट दी है, तो वर्क जो मिला है कितनी हीट देने से मिला है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट कहता है, जितनी हीट दोगे पूरी की पूरी चक्रीय क्रम में लगातार वर्क के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। मतलब 100 जूल हीट दोगे तो 100 जूल कार्य लगातार, 100 जूल हीट दी 100 जूल कार्य मिला, 100 जूल हीट दी 100 जूल कार्य मिला, 100 जूल हीट दी 100 जूल कार्य मिला। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, लगातार नहीं हो सकता। हाँ, एक बार चाहो तो 100 जूल हीट दोगे 100 जूल कार्य मिल सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, लेकिन अब बार बार करोगे तो चक्रीय क्रम में हीट को पूरा पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसको थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको समझाया। ओके, तो चक्रीय क्रम में इसका मतलब हमेशा वर्क जो होगा वो हीट की तुलना में कम होगा। एफिशिएंसी जो है हमेशा 100 से कम आएगी, चाहे वो आदर्श साइकिल ही क्यों ना हो, कार्नोट साइकिल हो तो भी 100 से कम आएगी। ओके, अब इस गैस टरबाइन का वर्क किसको माने? आइए जरा पीछे देखते हैं बेटा। अगर हमारी ये गैस टरबाइन है तो अब बताइए इसमें हमारा वर्क कहां इन्वॉल्व है? देखिए बेटा, कंप्रेसर में क्या होगा? वर्क मिलेगा नहीं सर, कंप्रेसर में तो वर्क खाएगा। ओके, कंप्रेसर तो वर्क खाएगा, टरबाइन में वर्क मिलेगा? यस सर, टरबाइन में वर्क मिलेगा। तो ये जो WT हमको मिलता है टरबाइन से, ये जो टरबाइन से मिलता है ये टरबाइन का वर्क है। लेकिन बात को समझिए बेटा, इस साइकिल को चलाने के लिए मान लीजिए टरबाइन से आपको 100 जूल वर्क मिला, तो क्या हम माने? अच्छा, 100 जूल वर्क कैसे मिला? ऐसे थोड़ी मिला, तुमने यहां पे फ्यूल है, हीट दी है। सर मैंने 200 जूल हीट दी थी। अगर तुमने 200 जूल हीट दी थी और 100 जूल टरबाइन से वर्क मिला, तो वर्क जो है 100 जूल नहीं कहलाएगा। तो 100 मिल तो रहा है नहीं, 100 जूल टरबाइन से मिला, अब टरबाइन से वर्क मिल गया 100 जूल, तुमने इससे बिजली बना ली। लेकिन अब जो फिर से एयर आ रही है उस एयर को कंप्रेस करना है। अब मालूम चला इस एयर को कंप्रेस करने के लिए जो हमें WC चाहिए वो 20 जूल का चाहिए वर्क। अब अगर हमें इसको कंप्रेस करने के लिए 20 जूल का वर्क चाहिए तो नेट वर्क कितना मिला? 20 जूल तुमने कंप्रेस किया, फिर तुमने हीट ऐड की 200 जूल और वर्क मिला 100 जूल। तो वास्तव में 100 थोड़ी मिला, 20 तो खर्चा किए थे कंप्रेसर में, मिला 80। अब बात आती है कि हम जब इसकी एफिशिएंसी निकालने जाएं तो वर्क क्या लेके चलें? WT लेके चलें कि WC लेके चलें कि W नेट लेके चलें? तो यहां पे एक बात आ रही है W नेट। W नेट का मतलब टरबाइन में जो मिलेगा उसमें से कंप्रेसर में जो खर्च होगा उतना निकाल देंगे, वो हमें वर्क मिला। जैसे आप कहें सर आप पढ़ाने आते हैं हमको पैसा मिलता है, कितना मिलता है? मैंने कहा 500 रुपए मिला। सर 500 रुपए मिला? मैंने कहा नहीं 490 रुपए मिला। क्यों सर? 10 रुपए का पेट्रोल लग गया। तो अगर मुझे यहां पढ़ाने आना है तो मुझे 10 रुपए पेट्रोल जलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो खर्च हुआ उसको हटा दें उसके बाद। तो इसका मतलब हम लोग अगर इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं बेटा तो क्या करेंगे? आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट में हम वर्क तो लेंगे, बट वर्क कौन सा ले लें? सर WT ले लें तो 100 जूल मिल रहा है। सर WC ले लें, ये तो 20 जूल खर्च हो रहा है। नहीं सर, वास्तव में आपको मिल रहा है 80 जूल। क्यों सर? जो आपको मिलेगा वो होगा W नेट। तो W नेट बराबर क्या हो जाएगा? WT माइनस WC। तो इसकी थर्मल एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट क्या है? वर्क। कौन सा वर्क? सर नेट वर्क अपॉन। अब ये हीट कौन सी है?
जो हीट ऐड की है। सर यहां पे तो हीट ऐड भी हो रही है, हीट रिजेक्ट भी हो रही है। मैंने कहा आइए देखिए, अब देखिए बेटा, यहां पे आपने यहां फ्यूल जलाया, हीट ऐड किया 200 जूल, लेकिन यहां पे अगर क्लोज साइकिल है तो तुमने एटमॉस्फेयर में कुछ हीट फेंक दी, या एटमॉस्फेयर की एयर आई, इसको ठंडा किया, या एटमॉस्फेयर से पानी आया, इसको ठंडा किया, तो ये जो हीट है तो एटमॉस्फेयर में चली गई, आपको वापस थोड़ी मिली। तो आपका पैसा कितना खर्च हुआ, या आपकी हीट कितनी खर्च हुई, 200 जूल। तो यहां पे क्यू का मतलब क्यू ए माइनस क्यू आर नहीं है, यहां पे हीट का मतलब है हीट एडेड। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग सूत्र बनाते हैं आउटपुट बटे इनपुट। इसको आउटपुट को बोलेंगे डब्ल्यू नेट और इनपुट को बोलेंगे क्यू ए या हीट एड। अब हम लोग बेटा थर्मोडायनेमिक्स के दृष्टि से इस पर्टिकुलर साइकिल के लिए, जिसको हम लोग कह सकते हैं ब्रेटॉन साइकिल या जूल साइकिल, उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो इस साइकिल का डब्ल्यू नेट कितना है, इस साइकिल में हीट कितनी ऐड की है, इसको लेकर थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे, इसको डिराइव करेंगे, कर सकते हैं। डेरिवेशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है हम सीधे उसकी बात कर रहे हैं। क्यों बेटा, क्योंकि देखो बेटा, डेरिवेशन आपके लेवल पे कहीं नहीं पूछा जाना है। आप कोई मेंस का एग्जाम देंगे उसमें डेरिवेशन पूछ सकता है, तो बुकलेट में आपके डेरिवेशन दिया हुआ है, तो उसको जब मेंस का कभी एग्जाम दो तो एक बार डेरिवेशन देख सकते। पूछे जाने की संभावना कम है, कि पूछेगा तो ऑटो साइकिल डीजल साइकिल का संभावना ज्यादा है, लेकिन हाँ उस रिजल्ट्स को जब निकालेंगे तो थर्मल एफिशिएंसी इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाने से, डिराइव करने से आएगी ईटा टी बराबर 1 माइनस 1 अपॉन आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये क्या है, ये है थर्मल एफिशिएंसी। अब हम क्या चाहते हैं, अपने गैस टरबाइन की, बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको लिख सकते हो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटॉन साइकिल, ऐसे भी लिख सकते हो। तो एफिशिएंसी जब भी हम लिख रहे हैं, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी है, बेटा देखिए पीछे पढ़ चुके हो, एफिशिएंसी कई प्रकार की। सर कौन सी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी तो थर्मल भी होती है, एफिशिएंसी तो मैकेनिकल भी होती है, एफिशिएंसी तो वॉल्यूमेट्रिक भी होती है, एफिशिएंसी तो रिलेटिव भी होती है, एफिशिएंसी तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी भी होती है। जब आप एफिशिएंसी कहते हैं तो कौन सी एफिशिएंसी मानी जाती है, तो बड़ा हीट इंजन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमने हीट दी है वो मैकेनिकल वर्क कितना बना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है थर्मल एफिशिएंसी। तो अगर कुछ हम नहीं कह रहे हैं तो कौन सी एफिशिएंसी निकालना है, थर्मल एफिशिएंसी। किसकी, ब्रेटॉन साइकिल की। तो हम लिख दें ईटा बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटॉन साइकिल। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटॉन साइकिल आती है 1 माइनस 1 अपॉन आरपी की पावर गामा माइनस 1 गामा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो थर्मल एफिशिएंसी है ब्रेटॉन साइकिल की, वो दो चीजों पे निर्भर करती है। किस पे, एक करती है निर्भर प्रेशर रेशियो पे और एक करती है निर्भर गामा पे। अब ये दोनों क्या चीजें हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे। अब हम चाहते क्या है, थर्मल एफिशिएंसी अच्छी हो, थर्मल एफिशिएंसी खराब हो। आप क्या चाहते हैं, आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, है ना, उस कोचिंग की एफिशिएंसी क्या हो, तो इस कोचिंग की एफिशिएंसी अच्छी हो। मैंने कहा एफिशिएंसी अच्छी होने से क्या फर्क पड़ जाएगा, एफिशिएंसी अच्छी हो खराब हो। सर एफिशिएंसी अच्छी होने का मतलब है नियमित रूप से क्लास चलेगा, अच्छी तरह से पढ़ाई होगी, टीचर मन लगा के पढ़ाएंगे, एक डिसिप्लिन माहौल रहेगा, हमारे ऊपर दबाव बनाया जाएगा, इससे हमारे परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगा, हमारे नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। हमें नौकरी मिलेगी तो हम अपने परिवार का अच्छी तरह से जिम्मेदारी उठा पाएंगे, सर अपने भविष्य को बेहतर कर पाएंगे। तो एफिशिएंसी हम ज्यादा चाहते हैं, तो अगर हम थर्मल एफिशिएंसी को हाई करेंगे तो किसी भी हीट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी, ये तुम्हारी बाइक है इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, एफिशिएंसी मतलब थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा है, ये बाइक है इसकी थर्मल एफिशिएंसी कम है। इसका मतलब क्या होता है, थर्मल एफिशिएंसी का सीधा सीधा मतलब होता है कि उसकी रनिंग कॉस्ट लो होगी। गाड़ी अगर है, मान लीजिए बाइक है, उसमें पेट्रोल इंजन लगा है, उसकी थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा है तो 1 लीटर में ज्यादा किलोमीटर चलेगी। थर्मल एफिशिएंसी कम है तो 1 लीटर में कम चलेगी। अगर थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा है, 1 लीटर में ज्यादा चलेगी, तो महीने में तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा कम आएगा। तो रनिंग कॉस्ट का मतलब है उसको चलाते वक्त जो तुम्हारा रोज का खर्चा होगा या मंथली बिल होगा, तो रनिंग कॉस्ट लो होगी। मैंने आपको बेटा आईसी इंजन में जब फंडामेंटल पढ़ा हूं, 3 तरह की कॉस्ट की हमने आपसे बात की है। एक होती है बेटा इनिशियल कॉस्ट, प्रारंभिक लागत, एक होती है रनिंग कॉस्ट, उसको चलाने की लागत, और एक होती है मेंटेनेंस कॉस्ट, उसको मेंटेन रखने की कॉस्ट। जैसे कहते हैं ना बेटा, आपने बाइक खरीदी 60,000 की, तो उसका प्रारंभिक लागत है कि 60,000 की बाइक आगे घर पे खड़ी तो करोगे नहीं, हर महीने चलाओगे जितनी जरूरत है। अब चलाओगे तो पेट्रोल खर्च होगा, अब पेट्रोल कितना खर्च होगा डिपेंड करेगा उसका एवरेज कितना है। अब वो 2,000 आ सकता है तुम्हारा बिल, 2,500 आ सकता है। अगर एफिशिएंट गाड़ी है, थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा है, तो उतना ही चलोगे तुम महीने में, बिल आएगा 1,800। थर्मल एफिशिएंसी और ज्यादा है तो उतना ही चलोगे महीने भर में, बिल आएगा 1,600। तो ये कहते हैं रनिंग कॉस्ट। तो अब हम समझिए थर्मल एफिशिएंसी हाई हो तो अच्छी बात है, इससे क्या होगा, रनिंग कॉस्ट लो होगी।
अब सर ये आरपी क्या है? मैंने कहा इसको बोलते हैं प्रेशर रेशियो। आरपी को बोलते हैं प्रेशर रेशियो। सर ये कैसे निकलता है? मैंने कहा ये होता है P2/P1। अभी आगे बात करते हैं। और सर गामा क्या है? मैंने कहा ये जो वर्किंग मीडियम है, जो कंप्रेसर में तुमने प्रेशर बढ़ाया है, फिर कंबस्शन चैम्बर में तुमने फ्यूल जलाया है इसकी एयर की ऑक्सीजन की मदद से, फिर ये गरम गरम गैसेस जो है टरबाइन पे गई हैं, टरबाइन में इंथैल्पी गिरावट हुई है, वो इंथैल्पी में गिरावट कार्य के रूप में परिवर्तित हुई है। इसके बाद ये जो गरम तुलनात्मक रूप से जो निकलेगी गैस टरबाइन के नीचे से, उसका प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, इंथैल्पी भी कम है। अब तुम्हारा मन है तो उसको फेंक दो एटमॉस्फेयर में, कहलाएगी ओपन साइकिल गैस टरबाइन। और इसको वापस आफ्टर कूलर में ठंडा करके वापस ले आओगे तो कहलाएगी क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। इसका मतलब ये जो वर्किंग मीडियम इसमें नाच रहा है, जो कि फिलहाल हमारी एयर है, उसका एडियाबेटिक इंडेक्स है Cp/Cv, जो कि होता है 1.4 एयर के लिए। तो ये है। तो थर्मल एफिशिएंसी के बारे में मैंने आपको बताया। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारे गैस टरबाइन पावर प्लांट की थर्मल एफिशिएंसी क्या हो? हाई हो। थर्मल एफिशिएंसी हाई होगी तो क्या होगा सर? हमारा रनिंग कॉस्ट, हमारा मंथली बिल, हमारा प्रतिदिन जो ईंधन खर्च होगा वो तुलनात्मक रूप से कम होगा। उतना ही आउटपुट मिलेगा, ईंधन कम खर्च होगा, तो हमारा रनिंग कॉस्ट कम होगा। इनिशियल कॉस्ट तो 2 टरबाइन आई शुरू में, मान लीजिए दोनों आई 50-50 लाख की, ये टरबाइन 50 लाख की है, ये 50 लाख की, दोनों का कैपेसिटी भी सेम है, ये भी 10 किलोवाट की है, ये भी 10 किलोवाट की है। अब दोनों को चलाया जा रहा है तो दोनों कितनी पावर देंगी? ये भी 10 किलोवाट देगी, मतलब 10 किलो जूल पर सेकंड देगी, ये भी 10 किलो जूल पर सेकंड देगी। लेकिन इसकी थर्मल एफिशिएंसी 70% है, इसकी थर्मल एफिशिएंसी 60%। इसका मतलब ये जो ईंधन 10 किलोवाट देगी परंतु कम ईंधन, ज्यादा ईंधन खाएगी, 60% है, और ये जो है 10 किलोवाट देगी परंतु कम ईंधन खाएगी। जब कम ईंधन खाएगी तो इसका मंथली बिल आएगा 35,000, इसका मंथली बिल आएगा 25,000। तो 25,000 जो आएगा, रनिंग कॉस्ट लो है, इसकी 35,000 हाई है, जबकि इनिशियल कॉस्ट दोनों की 50 लाख थी। तो इसका मतलब थर्मल एफिशिएंसी हाई होना अच्छी बात है किसी भी हीट इंजन के लिए, चाहे फिर आईसी इंजन पर आधारित हो, चाहे वो एसी इंजन पर आधारित हो, चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग हो, चाहे वो रोटरी हो। थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होने का मतलब है कि हमारा वो हीट इंजन किसी भी प्रकार का हो, उसकी रनिंग कॉस्ट कम है। इनिशियल कॉस्ट का कोई जिक्र नहीं आता थर्मल एफिशिएंसी में। थर्मल एफिशिएंसी में रनिंग कॉस्ट कम होती है, बस ये कह सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट तो उसके कंपोनेंट वगैरह पे निर्भर करेगी, उसको अभी देखते हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई कि परफॉर्मेंस पैरामीटर में गैस टरबाइन पावर प्लांट में थर्मल एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए। कैसे निकलती है मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया। थर्मोडायनेमिक्स में कैसे इसको निकालेंगे वो मैंने नोट्स में दिया है, आपको मेंस के बिना कभी जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, उसका फाइनल रिलेशन जो आता है वो ये आता है। इसके हिसाब से अब हम लोग आगे पढ़ाई करें। अब एक दूसरा परफॉर्मेंस पैरामीटर है, वो है वर्क रेशियो। इसको समझ सकते हैं बेटा, हम लोग थर्मल एफिशिएंसी में पूरा जोड़ देते हैं, बट उसकी जितना इंपॉर्टेंट है वर्क रेशियो। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरे पैरामीटर को देखते हैं, वर्क रेशियो। सर वर्क रेशियो क्या होता है? मेरे को देखो, वर्क रेशियो क्या होता है, आपके टरबाइन से, पीछे हमने देखा था, आइए बात करते हैं। ये हमारा डायग्राम है। सपोज कीजिए हम आपको वर्क रेशियो समझाना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं बेटा। तो भाई अभी देखिए वर्क रेशियो। अब सपोज कीजिए कि बेटा हम एक वर्क रेशियो का प्रैक्टिकल चीज आपको समझाना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए बेटा हमें 100 किलोवाट आउटपुट चाहिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास दो गैस टरबाइन प्लांट है, हमें ये आउटपुट चाहिए, फाइनल आउटपुट चाहिए हमें 100 किलोवाट। ये हमारा पहला ऑप्शन है, ये हमारा दूसरा ऑप्शन। अब 100 किलोवाट हमें ये जो आउटपुट चाहिए कौन सा है, WT है कि WC है कि W नेट है? हमें W नेट है, तो हमें W नेट चाहिए 100 किलो। अब हमारे पास एक निर्माता ने कहा साहब हम आपका 100 किलोवाट आउटपुट देंगे, W नेट देंगे। मैंने कहा भाई आपकी टरबाइन कितनी पैदा करती है? तो उन्होंने कहा साहब मेरी टरबाइन जो है वो 200 किलोवाट पैदा करती है। मैंने कहा भाई हमें 100 चाहिए। कि नहीं सर, टरबाइन हमारी 200 किलोवाट पैदा करती है टरबाइन, और 100 किलोवाट जो है हमारा कंप्रेसर खा लेता है सर। तो ये क्या चीज है? ये है WT। समझिएगा, ये है WT और ये क्या है, WC। तो सर हमारी 200 किलोवाट टरबाइन पैदा करेगी, 100 किलोवाट जो है कंप्रेसर खाता है, तो नेटवर्क आपको सर 100 किलोवाट मिलेगा। देखा, वेरी गुड। दूसरे वाले से पूछा भाई आपकी टरबाइन कितना आउटपुट देती है? बोले सर नेट आपको 100 किलोवाट देगी। मैंने कहा अच्छा 100 किलोवाट देगी, जरा इसका डिटेल बताइए। बोले हमारी टरबाइन जो है वो 120 किलोवाट पैदा करेगी। अरे मैंने कहा 120 किलोवाट हमें नहीं चाहिए। कहते सर आपको तो हम 100 किलोवाट देंगे।
टरबाइन हमारी 120 किलोवाट पैदा करेगी और कंप्रेसर हमारा जो है सर वो 20 किलोवाट खाएगा। अब समझिए बात को, दोनों हमें डब्ल्यू नेट तो 100 दे रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है 200 किलोवाट पैदा करके 100 किलोवाट दे रहा है, 100 कंप्रेसर खा जा रहा है। ये वाला 120 पैदा करके 100 दे रहा है, जो कि कंप्रेसर 20 खा है। अब आप समझिए, अब हमारा वर्क रेशियो RW क्या होता है? RW होता है डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाय WT। अब अगर हम वर्क रेशियो निकालते हैं पहली टरबाइन का, तो पहली टरबाइन का वर्क रेशियो क्या है? डब्ल्यू नेट है 100 किलोवाट इसने दिया, टरबाइन ने पैदा किया 200 किलोवाट, ये हो गया 1/2, आंसर आया 0.5। इसका मतलब RW ऑफ द फर्स्ट गैस टरबाइन प्लांट इज 0.5। दूसरे वाले का देखते हैं, RW ऑफ सेकंड वाले का क्या है? सर इसने दिया 100, टरबाइन ने पैदा किया 120। अब 100 बटे 120 कितना हो जाएगा बेटा? 10/12। 10/12 हो जाएगा मेरे ख्याल से 5/6। अब 5/6 करोगे तो 6/48, करीब करीब 0.8 आएगा, 0.8। और ये क्या आ रहा? 0.5। सर अब हम किस टरबाइन को सिलेक्ट करें? भाई हमें तो 100 किलोवाट मिल रहा है, सर क्या फर्क पड़ता है, कोई भी ले लीजिए। मैंने कहा देखो बेटा, दोनों चीजों से तय होगा। तो सर थर्मल एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? मैं थर्मल एफिशिएंसी मान लो बराबर है, दोनों टरबाइन निर्माताओं की थर्मल एफिशिएंसी बराबर है। इसका मतलब उसको चलाने में जो रनिंग कॉस्ट आएगी दोनों की सेम आएगी। अब कौन सी ले लें? सर कोई भी ले लीजिए, दोनों से हमें आउटपुट 100 किलोवाट मिलेगा सर, दोनों की थर्मल एफिशिएंसी सेम है। हमें क्या फर्क पड़ता है सर? अंदर वो 200 पैदा करता है, फिर 100 खा के हमें 100 देता है। फर्क पड़ता है, कैसे फर्क पड़ता है समझते हैं। तो मैंने कहा बेटा मेरी मानो तो तुम इसको सेलेक्ट करो, वर्क रेशियो ज्यादा वाले को करो। मैंने कहा क्यों? जरा समझो। अब जो इनिशियल कॉस्ट है इसको क्या करना पड़ेगा? 200 किलोवाट की टरबाइन लगाएगा तो बड़ी टरबाइन लगाएगा, 100 किलोवाट कंप्रेसर खाएगा तो बड़ा कंप्रेसर होगा। तो अगर ये दोनों लगेंगे तो इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज्यादा आ जाए, प्रारंभिक लागत। फर्क क्या है? ये जो वर्क रेशियो जिसका कम है उसकी 50 लाख की टरबाइन नहीं होगी, उसकी 70 लाख का प्लांट होगा। क्यों? क्योंकि सर हम 200 किलोवाट पैदा करने के में टरबाइन बड़ी है। जो इनिशियल कॉस्ट होती है, प्रारंभिक लागत होती है, वो वर्क रेशियो पे निर्भर करती है। अब बेटा इसी चीज को हम लोग स्थापित कर देंगे। तो आइए जरा देखें। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले थर्मल एफिशिएंसी को समझा और थर्मल एफिशिएंसी कैसे रोल में आती है वो देखा। अब हम आ रहे हैं अगले फैक्टर पे, वर्क रेशियो। RW का मतलब वर्क रेशियो। ये क्या होता है सर? डब्ल्यू नेट, हमें फाइनली जो नेटवर्क मिला, टरबाइन ने पैदा जो किया परंतु हमें मिला कितना? तो डब्ल्यू नेट अपॉन WT। डब्ल्यू नेट क्या है? WT माइनस WC, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क डिवाइडेड बाय WT। WT बटे WT 1 माइनस WC बटे WT। अब हमारा एम क्या होता है कि सर RW ज्यादा हो। RW ज्यादा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सर साइज छोटी होगी। भाई आपने 120 पैदा करके 100 दे दिया, तो आपने टरबाइन लगाई 120 किलोवाट वाली और 100 दे दिया, तो कंप्रेसर 20 खाता था। आपने लगाई 200 किलोवाट वाली और 100 दे दिया, कंप्रेसर कितना खाता है? 100 खाता है। तो बड़ी टरबाइन लगी, जब बड़ी टरबाइन लगी तो इसको बनाने की जो प्रारंभिक लागत आएगी वो ज्यादा आएगी। ओके सर, अब स्थिति क्या है? हम चाहते हैं वर्क रेशियो ज्यादा होना। वर्क रेशियो ज्यादा कैसे होगा? सर वर्क रेशियो ज्यादा होगा अगर टरबाइन वर्क कांस्टेंट है। टरबाइन वर्क कांस्टेंट है, टरबाइन दे रही है 200 किलोवाट, तो क्या करें? कंप्रेसर कम खाए, तो कंप्रेसर कम खाए। अब ये चीज कम है, ये फिक्स है, ये चीज कम है, तो क्या हो जाएगा? ये चीज लो हो गई तो ये फैक्टर छोटा हो जाएगा। ये फिक्स है, ये छोटा हो गया तो फैक्टर छोटा हो जाएगा। 1 माइनस स्मॉलर विल बी बिगर। अब मान लीजिए कंप्रेसर सेम वही उतना ही खा रहा है, तो क्या हो? टरबाइन वर्क ज्यादा हो। जब उसी चीज में बड़ी चीज से भाग देंगे तो छोटा आएगा। आदर्श परिस्थिति क्या है? सर टरबाइन हमें ज्यादा से ज्यादा दे और कंप्रेसर कम से कम खाए। कहने का मतलब हमें मिले ज्यादा से ज्यादा और हमारा खर्चा कम से कम हो। ठीक है पिताजी, क्या है उद्देश्य? पूरा मत मानिएगा, एक उदाहरण ले रहे हैं कि बेटे की शादी में ज्यादा से ज्यादा दहेज मिले और बेटी की शादी में कम से कम खर्च हो। ठीक है, तो इसको अन्यथा न ले। ओके, अब जब इस पूरी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं तो RW का रिलेशन ये आता है वर्क रेशियो का, 1 माइनस T1 अपॉन T3 ब्रैकेट में RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, जहां पे RP पीछे दिख चुके हैं प्रेशर रेशियो। क्या होता है अभी फिर से बात होगी। प्रेशर रेशियो होता है बेटा P2 बटे P1, हाई प्रेशर बटे लो प्रेशर, और गामा क्या है? जो वर्किंग मीडियम है, जो नाच रहा है साइकिल में, उसका एडियाबेटिक इंडेक्स।
अभी T1 T3 क्या है? अब देखिए T1 है टेम्परेचर ऑफ एयर एंटरिंग इनटू कंप्रेसर, कंप्रेसर में आ रही एयर का टेम्परेचर। जरा दिखाता हूं मैं आपको T1, देखिएगा यहां पे T1, ये देखिए, ये है 1 मींस कंप्रेसर की एंट्री, ये है 1 कंप्रेसर की एंट्री। अब इसका प्रेशर क्या है? ये। इसका वॉल्यूम क्या है? ये। 1 है एंट्री, इसका टेम्परेचर क्या है? ये। इसका मतलब कंप्रेसर में जो आ रही एयर है उसका टेम्परेचर जो है वो है T1। T3 क्या है? T3 है ये, T3 है ये। T3 क्या है? टेम्परेचर है। 3 मतलब टरबाइन में जो आ रहा है, कहां से? कंबस्शन चैम्बर से। ये है T3। तो T3 क्या है? टरबाइन में प्रवेश कर रही गर्म गैस का टेम्परेचर। T1 क्या है? कंप्रेसर में प्रवेश कर रही एयर का टेम्परेचर। बेटा ये एयर है, यहां जो आई है वो एयर है, ये गैस नहीं है। इसमें जब आप फ्यूल जला दोगे तो फ्यूल जल जाएगा, तो अब गैसेस बन जाए। कौन से? कंबस्शन प्रोडक्ट्स, CO2, CO, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड वगैरह। तो इसका मतलब 1 क्या है? कंप्रेसर में एंट्री। 3 क्या है? टरबाइन में एंट्री। तो T1 T3 क्या है आपने देखा। तो वर्क रेशियो किस पे निर्भर करता है? सर वर्क रेशियो निर्भर करता है 4 चीजों। किस पे? सर प्रेशर रेशियो पे निर्भर करता है, यस। गामा पे निर्भर करता है, जो एडियाबेटिक इंडेक्स है वर्किंग मीडियम का, यस। T1 पे निर्भर करता है। T1 क्या है? सर कंप्रेसर में किस टेम्परेचर पे एयर गई। और T3 पे निर्भर करता है कि टरबाइन में किस टेम्परेचर पे गैस आई। इतनी बात समझ पाए? यह है वर्क रेशियो। हम वर्क रेशियो क्या चाहते हैं? ज्यादा चाहते हैं। सर वर्क रेशियो ज्यादा होने से क्या हमारा रनिंग कॉस्ट, हमारा जो खर्चा है मंथली, मैंने कहा नहीं, मंथली खर्चा तो कंट्रोल होगा थर्मल एफिशिएंसी से। तो वर्क रेशियो से क्या होगा? सर वर्क रेशियो से क्या होगा, जो साइज ऑफ द प्लांट है वो छोटी हो जाएगी। अगर वर्क रेशियो ज्यादा है तो छोटा प्लांट बनाना पड़ेगा उतने ही आउटपुट के लिए। जब उतने ही आउटपुट के लिए छोटा प्लांट बनाओगे, साइज उसकी छोटी हो गई, जो माइनस वाला वर्क है वो कम हो गया, तो क्या हो जाएगा? आउटपुट तुम्हारा, आउटपुट नहीं बढ़ जाएगा, तुम्हारी कॉस्ट कम हो जाएगी, आउटपुट तो वही रहेगा। उतने ही आउटपुट को पाने के लिए छोटी मशीन लगेगी, छोटी मशीन लगेगी तो हमारा इनिशियल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो बेटा वर्क रेशियो बढ़ेगा तो इनिशियल कॉस्ट घटेगी। अब हम चाहते क्या? हम चाहते हैं हमारा गैस टरबाइन पावर प्लांट का जो प्रारंभिक लागत है, अगर हम 100 किलोवाट का चाहिए तो उसको 50 लाख की जगह 40 लाख में मिले, लेकिन मिले 100 किलोवाट का, तो हमारी इनिशियल कॉस्ट लो हो, इनिशियल कॉस्ट लो हो। इसका मतलब क्या है कि ऐसी टरबाइन सिलेक्ट करो जिसका वर्क रेशियो हाई हो। दूसरा, उसकी रनिंग कॉस्ट भी लो हो। अगर रनिंग कॉस्ट लो चाहिए तो ऐसी टरबाइन सिलेक्ट करो जिसकी थर्मल एफिशिएंसी हाई हो। तो आपका उद्देश्य क्या है? सर हमारा उद्देश्य है कि वर्क रेशियो भी हाई हो और थर्मल एफिशिएंसी भी हाई हो। थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? सर आउटपुट W नेट अपॉन हीट एडेड। वर्क रेशियो क्या होता है? सर नेट वर्क डिवाइडेड बाय टरबाइन वर्क। अब इन दोनों को जब थर्मोडायनेमिक्स में ले जाके रखा जाता है WC W2 को और रिलेशन ड्राइव किया जाता है, आपके नोट्स में मैंने दिया है, आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप इसको फोकस करिए और इस पे आधारित जो कंक्लूजन्स हैं उनको समझिए तो आपके प्रश्न होने लगेंगे, बट इतना करना जरूरी है। तो 1 माइनस T1 बटे T3 RP की पावर गामा माइनस। अब बेटा हम लोग इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़े। अभी देखिए बेटा, पीछे हम लोगों ने सबसे पहले देखा थर्मल एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? हाई। इसके हाई होने से क्या मतलब है? सर इसके हाई होने का मतलब है कि जो हमारी रनिंग कॉस्ट है, जो उसको चलाने की लागत है, प्रतिदिन के हिसाब से या प्रति मंथ के हिसाब से या साल में जितना खर्चा होगा वो कम आएगा, क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी हाई है। अब थर्मल एफिशिएंसी होती क्या है? 1 माइनस 1 अपॉन RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। थर्मल एफिशिएंसी किस पे निर्भर करती है? थर्मल एफिशिएंसी निर्भर करती है RP पे और गामा। ठीक है, अब ये RP पे और गामा पे निर्भर करती है। RP क्या होता है? सर RP का मतलब होता है प्रेशर रेशियो, P2 बटे P1। हाई प्रेशर डिवाइडेड बाय लो प्रेशर, इसको ऐसे बोलते हैं, हाई प्रेशर डिवाइडेड बाय लो प्रेशर। अब जरा समझिए, हमारा जो कंप्रेसर था उसमें हमारी एयर आई 1 बार की, हमारे कंप्रेसर में एयर आई 1 बार की और कंप्रेसर से निकली जो है वो है 6 बार की। तो व्हाट इज द प्रेशर रेशियो? 6 बटे 1 बराबर 6। हमारी कंप्रेसर में एयर आई 1 बार की और निकली 6 नहीं 8 बार पे, तो प्रेशर रेशियो क्या है? 8 बटे 1 बराबर 8। इसका मतलब जो प्रेशर रेशियो होता है वो ये। अब ये 8 बार पे गई, 8 बार पे ही हीट ऐड हुई, ये 8 से एक्सपेंड होकर 1 आई, ये 1 से 6 हो रहा है तो यहां पे 6 से 1 होगा, ये 1 से 8 हो रहा है तो यहां पे 8 से 1 होगा। कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक प्रेशर हाई रहेगा,
फर्क ये है कि ये एयर है, लेकिन इसके बाद यहां पे क्या है, फ्यूल जल गया तो अब ये गैस बन गई। लेकिन अब इसके बाद यहां पे क्या होगा, 6 से 1 हो जाएगा, अब ये 1 रहेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 1 से 6 होगा। तो इसका मतलब 2 प्रेशर होंगे, एक हाई वाला और एक लो वाला। अब लो वाला 1 है तो ये 6 है, तो 6/1। ये 1 है, ये 8 है, तो 8/1। ये 1 है तो 10 है, तो 10/1। सर ये हमेशा 1 रहेगा, सामान्यतः ओपन साइकिल में 1 रहेगा, क्योंकि हर बार ओपन साइकिल में एटमॉस्फेयर से एयर आएगी। क्लोज साइकिल में पढ़ाई थोड़ी और मुश्किल हो जाती है, वहां पे 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है, होता है। लेकिन अभी हम इसको मान रहे हैं ओपन साइकिल। तो 1 पे आएगी 6 हो गई, प्रेशर रेशियो 6। 1 पे आ गई 8 हो गई, तो प्रेशर रेशियो 8। लेकिन 8 पे गई है यहां, तो एक्सपेंड होकर 1 हो जाएगी। तो प्रेशर रेशियो क्या है, हाई प्रेशर डिवाइडेड बाई लो प्रेशर। अब इस पे निर्भर करता है। तो थर्मल एफिशिएंसी किस पे निर्भर करती है, प्रेशर रेशियो पे निर्भर करती है। यस। अब हम चाहते हैं थर्मल एफिशिएंसी हाई हो, तो आपने कहा सर हमारे पास 2 टरबाइन है, गैस टरबाइन, दोनों में हम एयर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप दोनों में एयर इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब दोनों का एडियाबेटिक इंडेक्स सेम रहेगा, गामा कांस्टेंट रहेगा। दोनों में आप एयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो गामा कांस्टेंट है। अब आपने कहा सर एक टरबाइन में हम प्रेशर रेशियो रखेंगे 6 और दूसरे में रखेंगे 8, बताइए कौन सी अच्छी रहेगी। मैंने कहा भाई जिसमें 8 रहेगी वो अच्छी रहेगी। क्यों सर, मैंने कहा देखो बेटा, ये गामा तो फिक्स है, अगर गामा फिक्स है तो गामा -1 अपॉन गामा, ये तो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। अब यहां तुमने 6 रखा, 6 की पावर समथिंग, कोई वैल्यू आएगी, 1 में भाग दोगे। अब तुमने 8 रखा, 8 की पावर समथिंग, कोई वैल्यू आएगी। तो 8 की पावर होगी सेम पावर तो ज्यादा आएगा। अगर ये चीज वैल्यू ज्यादा होगी, एक में बड़ी चीज से भाग दोगे तो छोटा आएगा। जब एक में बड़ी चीज से भाग दोगे छोटा आएगा, तो एक में से छोटी चीज घटाओगे तो ज्यादा आएगा। मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? इसका मतलब आरपी अगर हाई है तो थर्मल एफिशिएंसी हाई होगी। अब आपने कहा नहीं सर, हमारा जो है सर आरपी फिक्स है, दोनों टरबाइन के लिए आरपी जो है 6 है। अब एक जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं एयर गामा बराबर, और एक जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर 1.66 हीलियम के लिए। बेटा गामा का मान होता है 1.66, भाई कौन सी अच्छी रहेगी? मैंने कहा अगर आपका आरपी फिक्स है, मतलब ये 6 है, तो 6 की पावर समथिंग। अब गामा के स्थान पे अगर 1.4 रखोगे तो ये फैक्टर कुछ आएगा, गामा के स्थान पे 1.66 रखोगे तो फैक्टर आएगा, जब गामा के स्थान पे 1.66 रखोगे तो ये फैक्टर ज्यादा आएगा। 6 की पावर स्मॉल, 6 की पावर बिगर, तो 6 की पावर बड़ी होगी तो ये पावर क्या करेंगे, राशि बड़ी होगी। 1 में बड़ी राशि से भाग दोगे तो छोटा आएगा। इसका मतलब अगर आरपी कांस्टेंट है तो गामा ज्यादा होना चाहिए। तो थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है अगर प्रेशर रेशियो बढ़े और गामा बढ़े। तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे प्रेशर रेशियो पे चलाइए, नहीं सर 8 पे चलाइए, सर 8 नहीं 10 पे चलाइए, 10 नहीं 15 पे चलाइए। जितना हाई प्रेशर रेशियो पे चलाएंगे थर्मल एफिशिएंसी अच्छी होगी। बाकी आप समझ लीजिए सर, बाकी चीजें आप देख लीजिए। जहां तक थर्मल एफिशिएंसी अच्छी होगी तो थर्मल एफिशिएंसी हाई होगी आरपी के बढ़ने से, और एडियाबेटिक इंडेक्स ऑफ द वर्किंग मीडियम जो चक्र में नाच रहा है उसके बढ़ने से थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा। लेकिन अब से थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होना ही अच्छी बात नहीं, ठीक है। 2 नौकरियां हैं तुम्हारे पास, कौन सी नौकरी चुनोगे? नौकरी नंबर 1, नौकरी नंबर 2? सर सैलरी बताइए। मैंने चलो नौकरी नंबर 1 में सैलरी है 20,000, नौकरी नंबर 2 में सैलरी कितनी है? मैंने कहा 50,000। कौन सी चुनोगे? आप हो सकता है कहते सर 50,000 वाली। मैंने कहा 50,000 वाली नौकरी में आपको जिस क्षेत्र में काम करना है वहां पे आतंकवाद चरम सीमा पे है, बहुत ही ट्रबल वाली एरिया है, वहां पे आए दिन सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, और ये बिल्कुल शांति क्षेत्र है, सुविधाएं भी अच्छी हैं, शहर का माहौल है, वो जंगल है, वहां पे आतंकवादी मार देते मालूम नहीं चलता। तो कौन सी नौकरी करोगे? सर सोचना पड़ेगा। 50 साल लेके करेंगे क्या, जिंदा ही नहीं रहेंगे? इसका मतलब सैलरी फर्स्ट पैमाना था, लेकिन उसके बाद आपने कार्य करने की कंडीशंस भी देखी, उस जगह की भौगोलिक स्थिति भी देखी, वहां का अनुशासन भी देखा, वहां का लॉ एंड ऑर्डर देखा, कानून व्यवस्था देखी। इसका मतलब उस वाली नौकरी को हो सकता है आप छोड़ दें और आप ये नौकरी मंजूर। सिर्फ थर्मल एफिशिएंसी से हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हां ये बात जरूर है कि थर्मल एफिशिएंसी हाई होगी यदि आरपी हाई हो और गामा हाई। अब दूसरी चीज को भी सोचना पड़ेगा, ठीक है सर। अब मैंने कहा भाई 50 साल है, यहां 20,000 है, सर ये भाई नौकरी करेंगे। मैंने कहा भाई यहां पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा, सर कितना है? अब एनालाइज करेंगे आप कि वहां पे आतंकवाद है, पुराने जमाने में था, आज की स्थिति क्या है, कितनी खराब है,
अगर थोड़ी बहुत खराब है या हल्का फुल्का है तो हल्का फुल्का तो हम लोग जिंदगी में से झेलते रहते हैं। कोई भी सड़क पे मिल जाएगा, हो सकता पीट दे, गुस्से में हो, या साइकिल टच कर गई कारी से, या तो आपने उतर के मार दिया या हमने, तो बस, तो इसका मतलब वो अलग बात है। हम डिसीजन दोनों को मिलकर करेंगे। अभी थर्मल एफिशिएंसी हाई होती है। अब जरा सेकंड पैरामीटर पे चल। सेकंड पैरामीटर भी अगर यही चीज कह देगा तो फिर हम हो सकता है कर देंगे, और नहीं तो फिर देखते हैं। अब देखिए बेटा, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? आरपी हाई होना चाहिए और गामा हाई होना। आरपी हाई मतलब 1 से 6 नहीं सर, 1 से 8 बढ़िया, 1 से 8 नहीं, 1 से 10 बढ़िया। जितना ज्यादा होगा आरपी, ये आरपी बोलो या यहां बोलो बेटा, हाई अपॉन लो, हाई अपॉन लो। देखो बेटा, ये 1 है तो ये 6 है, ये 6 है तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड होती है, ये 6 है तो ये 1 है। 6/1 बोलो या 6/1 बोलो, एक ही बात है। अब दूसरे फैक्टर पे चलते हैं, वर्क रेशियो। अब देखिए वर्क रेशियो क्या है? आरडब्ल्यू। आरडब्ल्यू बराबर है 1 - T1/T3 आरपी की पावर गामा -1। अब आपने कहा सर हमारे पास 2 टरबाइन प्लांट है। मैंने कहा ओके, 1 और 2। सर गामा कांस्टेंट है, मतलब दोनों में सर हम एयर इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी गुड। दोनों में जो T1 है, T1 का मतलब कंप्रेसर में जो एयर आ रही है, वो कंप्रेसर में जो एयर आ रही है T1 सर, वो दोनों में सेम है, मतलब सेम टेम्परेचर पे आ रही है। 15 डिग्री पे एयर आ रही है इसमें भी, 15 डिग्री पे एयर आ रही है इसमें भी, तो कंप्रेसर में जो T1 है वो सेम है। अब इसके बाद जो कंप्रेस कर रहे हैं, इसको 6 बार कर रहे हैं, हो सकता है इसको 8 बार कर रहे हैं, पता नहीं, वो अलग है। लेकिन उसके बाद जब हम हीट ऐड कर रहे हैं, तो हीट ऐड कर रहे के बाद यहां पे जो टेम्परेचर है 1200 केल्विन है और यहां पे भी 1200 केल्विन है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा भाई यहां बढ़िया फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, घटिया हो रहा होगा। दोनों में टरबाइन में टेम्परेचर 1200 है, तो 3 चीज कांस्टेंट है। कौन कौन सी चीज? देखो, गामा कांस्टेंट, मतलब दोनों प्लांट में, मैं इसको थोड़ा इस तरह से करता हूं तो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर सब गुछ हो जाएगा। आइए, हमने कहा बेटा देखिए हम वर्क रेशियो बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वर्क रेशियो बढ़ने से क्या है, पीछे हम पढ़ चुके हैं सर, वर्क रेशियो बढ़ने से साइज छोटी होगी। साइज छोटी होने से क्या होगा सर? साइज छोटी होने से उसको लगाने में, बनाने में लागत कम आएगी। साइज छोटी है तो लागत कम आएगी, लागत कम आएगी तो हमसे इनिशियल कॉस्ट भी कम लगेगी। ठीक है, ओके। तो अब बात को समझिए, गामा कांस्टेंट है, मतलब दोनों प्लांट में एयर इस्तेमाल हो रही है, या दोनों में हीलियम इस्तेमाल हो रही है, या दोनों में आर्गन इस्तेमाल हो रही है। अगर वर्किंग मीडियम सेम है तो गामा सेम है। दोनों में जो एयर आ रही है कंप्रेसर में, वो मान लो 15 डिग्री पे आ रही है, दोनों इलाहाबाद में काम करें, दोनों इलाहाबाद में 15 डिग्री। दोनों में जो टरबाइन में गैस जा रही है वो 1200 केल्विन है, 1200 डिग्री है, जो भी कह दो। इसका मतलब अगर गामा दोनों में सेम है, T1 दोनों में सेम है, T3 दोनों में सेम है, तो हमें प्रेशर रेशियो क्या करना चाहिए? अगर हमें ज्यादा वर्क रेशियो चाहिए, ज्यादा वर्क रेशियो चाहिए। अब देखिए बेटा, 1 - T1/T3 ब्रैकेट में आरपी की पावर गामा -1 और गामा। अगर गामा दोनों में सेम है तो ये फैक्टर सेम हो गए। T1 T3 सेम है तो ये रेशियो सेम हो गया। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये फैक्टर तो ये रहने दीजिए। आरपी जो था 6 की पावर समथिंग, आरपी है 8 की पावर, मान लीजिए 6 की पावर ये आया x और ये आया 8 की पावर x, तो कौन सी राशि ज्यादा होगी? ये पावर सेम है, 8 की पावर जो होगी वो ज्यादा होगी। क्या मतलब? अब इस चीज में गुणा करोगे इससे, इस चीज में गुणा करोगे इससे, इस चीज में गुणा करोगे इससे, ये तो कांस्टेंट है, तो इस चीज, ये वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि इसमें सेम चीज से गुणा कर रहे हो। मान लो ये y है, ये y है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी? ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि ये 8 है और ये 6 है। अब अगर ये वैल्यू ज्यादा आएगी तो 1 माइनस में से ये घटाओगे तो कम आएगा। हमें क्या चाहिए? वर्क रेशियो ज्यादा चाहिए। बेटा समझिए, एग्जाम में जाके हम क्या चीज कम करें? सही सवाल कम करें, गलतियां कम करें तो रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। सेम चीज है, हम लोग अपनी कमियां जो है दूर करें। अच्छा बनने की बहुत जरूरत नहीं है, हम लोग जो हैं सो हैं। हम लोग करते हैं मान लीजिए 10 अच्छे काम और 7 बुरे काम, तो अच्छे काम हम 11 करने लगे। अरे भाई अच्छे काम 11 मत करो, अच्छे काम 10 कर रहे हो, वही रहने दो बस। बुरे काम जो करते हैं, गलतियां करते हैं, 6 कर लो, 6 नहीं 5 कर लो, बस फायदा होना शुरू हो जाए। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कुछ नहीं, ये सारी चीजें सेम है। 1 माइनस दिस, ये चीज छोटी हो जाए तो ये बड़ा हो जाएगा। छोटी कैसे होगी? सर आरपी का मान 6 रखिए, आरपी का मान 6 रखिए, तो अगर हम आरपी को नीचे, तो वर्क रेशियो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आरपी को घटाना पड़ेगा। जबकि वहां क्या था? थर्मल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्रेशर रेशियो को बढ़ाना पड़ रहा था।
यहां वर्क रेशो को बढ़ाने के लिए प्रेशर रेशो घटाना पड़ रहा है। दोनों विपरीत बातें हो रही हैं। अब ये विपरीत बातों को संभालना बड़ा मुश्किल। तो अब आपने देखा कि थर्मल एफिशिएंसी और वर्क रेशो हमें दोनों ज्यादा चाहिए, लेकिन दोनों निर्भर करते हैं प्रेशर रेशो पे। बट एक कहता है प्रेशर रेशो बढ़ाओगे तो मैं बढ़ूंगा, दूसरा कहता है खबरदार प्रेशर रेशो बढ़ाओगे तो मैं घट जाऊंगा। अब हमें चुनाव करना पड़ेगा किसको माने, है ना। ये आगे आने वाला है। फिलहाल सर मान लीजिए हमारा आरपी कांस्टेंट है और T1 T3 भी कांस्टेंट, मतलब हमारा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ ये चीज वेरी कर रही है। अगर ये पूरा कांस्टेंट है और गामा वेरी कर रहा है तो गामा का वैल्यू बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा, सेम थिंग का पावर बढ़ेगा तो वैल्यू ज्यादा आएगी, सेम थिंग का पावर घटेगा तो वैल्यू कम आएगी। क्या करें? अगर आपको वर्क रेशो बढ़ाना है, आरपी कांस्टेंट है, T1 कांस्टेंट है, T3 कांस्टेंट, तो गामा को आइए। इसका मतलब वहां पे आप कह रहे थे आरपी बढ़ाओ, गामा बढ़ाओ, एफिशिएंसी बढ़ेगी। वेरी गुड। परंतु खबरदार आरपी बढ़ाओगे तो वर्क रेशो घटेगा, गामा बढ़ाओगे तो वर्क रेशो घटेगा। एक तरह से उल्टा बिहेव कर रहे हैं। चलिए सर समझ में तो आ रहा है, फिर निष्कर्ष निकालेंगे कि महत्व किसको दे, है ना। ओके। अब सर मान लीजिए आरपी भी कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है और T3 भी कांस्टेंट, टरबाइन टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अब समझिए इस कंप्रेसर में एयर आ रही है 15 डिग्री पे, इलाहाबाद में चल रहा है, सॉरी श्रीनगर में चल रहा है, श्रीनगर मतलब ठंडा वाला श्रीनगर, ये जो जम्मू कश्मीर वाला, और ये चल रहा है राजस्थान में। तो राजस्थान में जो एयर आएगी उसका टेम्परेचर 15 डिग्री नहीं होगा, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान है और वहां पे क्या है, ठंडी स्थान है, गर्मी की बात हो रही है, वहां 15 डिग्री है या 5 डिग्री है। तो ये एयर आ रही है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये एयर आ रही है 40 डिग्री पे। कितनी है सर? 1 किलोग्राम। ये कितनी है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम एयर जब 40 डिग्री पे होगी तो उसका आयतन ज्यादा होगा। 1 किलोग्राम एयर जब 5 डिग्री पे होगी तो उसका आयतन कम होगा। ठंडी एयर कम स्थान घेरेगी, ठंडी एयर भारी होगी, भारी होगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे। अब जो वर्क लगता है WC वो हमारे जेब से जाता है। ये क्या होता है? ओपन सिस्टम का वर्क, इंटीग्रल VdP। अब प्रेशर रेशो सेम है, 1 से 6 जाना है, 1 से 6 जाना है। इसमें भी एयर है, इसमें भी एयर है, तो 1 से 6 गए, 1 से 6 गए, प्रेशर रेशो सेम। इसमें भी एयर है, इसमें भी एयर है, गामा सेम। इसमें भी 1200 डिग्री पे टरबाइन में आ रही है, इसमें भी 1200 डिग्री पे आ रही है, लेकिन यहां पे 5 डिग्री पे एयर आ रही है, यहां पे 40 डिग्री पे एयर आ रही है। किसमें फर्क हो गया है? कंप्रेसर में जो आ रही है एयर, इनलेट टेम्परेचर टू द एयर, अर्थात T1 फर्क है। अब कौन सा अच्छा है? सर T1 अच्छा है, लॉजिक कह रहा है। क्यों? सर यहां कंप्रेसर वर्क लगेगा 15 जूल, यहां कंप्रेसर वर्क लगेगा 20 जूल। क्यों? अगर ये 20 जूल वर्क लगेगा इसका मतलब सर वर्क रेशो घट जाएगा। टरबाइन अगर दे रही है दोनों में 100 जूल, यहां खा रहा है 15, तो 100 माइनस 15 डब्ल्यू नेट हो जाएगा 85, और यहां 100 माइनस 20, तो इसका मतलब जरा समझिए कि ठंडी एयर होगी तो कंप्रेसर में वर्क कम लगेगा। हमारा खर्च जो है हम चाहते हैं कम से कम हो, मिले ज्यादा से ज्यादा, खर्च हो कम से कम। तो अब बेटा देखिए यहां पे क्या है, T1 को कम करो। T1 कम करो का मतलब कंप्रेसर में एयर जितनी कम टेम्परेचर पे आएगी वर्क रेशो ज्यादा होगा। अब हम चौथे कंडीशन पे आ रहे हैं, दोनों में एयर है तो गामा सेम, दोनों का प्रेशर रेशो 6 है तो आरपी सेम, दोनों में एयर 15 डिग्री पे आ रही है तो T1 सेम। लेकिन यहां टरबाइन में आ रही है 1200 डिग्री पे और यहां टरबाइन में आ रही है 1600 डिग्री पे। 1600 डिग्री पे जो एयर या गैस आएगी उसकी इंथैल्पी ज्यादा होगी, 1200 पे जो आएगी उसकी इंथैल्पी कम होगी। जब आने वाली इंथैल्पी यहां ज्यादा है तो मानी बात, अगर उसको एक्सपेंड करोगे 6 से 1, इसको भी एक्सपेंड करोगे 6 से 1, तो यहां वर्क ज्यादा मिलेगा क्योंकि इनपुट एनर्जी ज्यादा लेके आई है। तो इसका मतलब कि T3 शुड बी हाई। अब T3 यहां पे हाई, तो ये भी अगर देखो ये तीनों कांस्टेंट हैं अगर, तो T3 शुड बी हाई। अब मेरी बात को समझो, यहां पे भी देखना चाहो तो देख सकते हो। एक बार दिखा रहा हूं फिर से, जरा T1 T3 को दिखाता हूं। बेटा आरपी सेम है, गामा सेम है और T3 भी सेम है। अगर ये सब सेम है तो ये चीज कांस्टेंट हो गई। अगर ये कांस्टेंट हो गई तो अब देखो 1 माइनस दिस वन, T1। अब ये वैल्यू जो है, पहले 15 डिग्री, 15 में 273 जोड़ा तुमने, अब तुमने जोड़ा 40 में 273। जब 40 में 273 जोड़ोगे और इस कांस्टेंट से सप्लाई मल्टीप्लाई करोगे, 15 में 273 जोड़ोगे, इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो ये y है, तो कौन सा ज्यादा आएगा? सर 40 प्लस 273 जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा आएगा। अगर ये चीज ज्यादा आएगी, T1 40 रखा है तो ये ज्यादा आया है, इसका 1 माइनस में से ये घटाएंगे, छोटी चीज मिलेगी। वर्क रेशो बढ़ाने के लिए रिजल्ट क्या निकल रहा है? सर आरपी को घटाइए, गामा को घटाइए, कंप्रेसर में जो एयर का इनलेट टेम्परेचर उसको घटाइए, लेकिन टरबाइन में जो एयर इनलेट टेम्परेचर है
वो बढ़ाइए। इसका मतलब अगर हम लोग में 10 अच्छाइयां हैं और 7 बुराइयां हैं तो 7 को 6 करो, 6 को 5 करने की कोशिश करो, इसको 10 से 9 नहीं करो, इसको 11 करने की कोशिश करो। अच्छाइयों को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, बुराइयों को कम करनी चाहिए। कर पाते हैं कि नहीं वो अलग बात है, किताबी चीजें हम लोग तो उल्टा ही करते हैं, बुराइयां बढ़ाई चले जा रहे हैं और अच्छाइयां जो भी थोड़ी बहुत थी कम करते चले जा रहे हैं। कभी ना कभी दिक्कत तो होनी ही है ना। आइए, तो अब बेटा हम लोगों ने दूसरी चीज भी देखी। दूसरी चीज क्या देखी? RW बढ़ाना है तो प्रेशर रेशियो कम रखो। 1 से 6 मत जाओ, हो सके तो 1 से 5 जाओ, 1 से 5 ना जाओ, 1 से 4 जाओ। जब 4 जाओगे तो 4 से 1 आओगे, तो प्रेशर रेशियो कम रखो। अगर एयर इस्तेमाल कर रहे थे गामा बराबर 1.4 तो 1.66 हीलियम पे मत जाओ। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एयर से हीलियम पे जाओ। सर 1.44 से क्या है, 1.3 पे आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड पे आ जाओ, नाइट्रोजन पे आ जाओ। मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? ओके। T1 लो होना चाहिए। इसका मतलब यहां एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है 15 डिग्री ठीक है कि 40 डिग्री? सर 15 डिग्री ठीक है कंप्रेसर की दृष्टि से। यहां पे 1200 डिग्री ठीक है कि 1600? सर यहां 1600 डिग्री सही है। टरबाइन में आ रहा है सर, जितना टेम्परेचर हाई होगा उसकी इंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। अब हम लोगों ने बेटा 2 फैक्टर या 2 टर्म्स देखे। कौन कौन से? थर्मल एफिशिएंसी और वर्क रेशियो। अब इसमें हम लोगों को आपस में कंट्राडिक्शन हो रहा है। कंट्राडिक्शन क्या हो रहा है कि सर आरपी बढ़ाते हैं, गामा बढ़ाते हैं तो थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है, इससे हमारी रनिंग कॉस्ट कम आएगी, हमारा मंथली बिल कम आएगा। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी टरबाइन का इनिशियल कॉस्ट ज्यादा हो गया। इसके लिए क्या करना है? प्रेशर रेशियो को कम रखना है, गामा को कम रखना है, तब वर्क रेशियो बढ़ेगा। तो दोनों सर विरोधाभास में है, तो किसको प्राथमिकता दें? सर इस वाली को प्राथमिकता दें कि इस वाली को प्राथमिकता दें? मैंने कहा बेटा अभी हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसी को हम लोग पढ़ेंगे, कंट्राडिक्शन, विरोधाभास। ठीक है, हम सब लोग विरोधाभास में जीते हैं। हम सबको कैसी नौकरी चाहिए? सर सैलरी अच्छी हो, वेरी गुड, सुविधाएं अच्छी हो सर कार्य करने की स्थितियां, एयर कंडीशन चैम्बर हो तो और अच्छा हो, सर बॉस अच्छा हो, कुछ बोले ना कभी। ठीक है, तो ये सॉरी ये सब अच्छा ही हमें हाई होनी चाहिए, सैलरी हाई, छुट्टी हाई, सुविधाएं हाई, प्रमोशन हाई। लेकिन सर थोड़ा ख्याल करिए, मेहनत थोड़ी कम, जिम्मेदारी थोड़ी कम, काम थोड़ा कम हो, छुट्टी थोड़ी ज्यादा हो। इच्छाएं हैं हमारी इधर हाई और जिम्मेदारी लेना कम चाहते हैं, मेहनत करना कम चाहते हैं। तो ये दोनों विरोधाभास है बेटा। जिंदगी में कभी भी आप ये चीज चाहते हैं, इसको कम करके तो नहीं मिलेगी। तो जरा शॉर्ट में पढ़ा दीजिए, जल्दी कोर्स खत्म कर दीजिए। तो शॉर्ट में अगर पढ़ाया जाएगा, जल्दी कोर्स खत्म किया जाएगा तो सारी चीजें पूरी नहीं हो पाएंगी, आपका उतना फायदा नहीं होगा। जब हम फायदा आप करने के लिए आपको जाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा। आप चाहते हो नहीं सर कम समय में पूरा कर दीजिए, तो कम समय में पूरा करना हम लोग को नहीं आ पा रहा है बेटा। यही शायद हम लोग की कमी है एक, हम लोग शॉर्ट में नहीं पढ़ा पाते। शॉर्ट में पढ़ाएंगे चीजें छूटेंगी। ठीक है, आइए तो बेटा ये चीज हमने डिस्कस की आपके साथ। ठीक है, ओके बेटा। तो ये आगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंट्राडिक्शन को समझेंगे, थोड़ा सा वो समझने वाली चीज है। ठीक है, तो उसको अभी कंटिन्यू करेंगे तो दिक्कत है, तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे से आगे करना। ओके, आज के लिए बेटा यहीं पे रोक रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्न पे से कंट्राडिक्शन से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।